आज की कहानी है सहेली का बॉयफ्रेंड। लेखक रमेश चंद्र सिंह। रात के 10:30 बज रहे थे। तृप्ति खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठी थी। वह अपनी ज़रूरी नोट रात में 11 बजे के बाद ही तैयार करती थी। रात में गली सुनसान हो जाती थी। कभी कभार तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के अलावा कोई शोर नहीं होता था। तृप्ति के कमरे का एक दरवाज़ा बनारस की एक संकरी गली में खुलता था। मकान मालकिन ऊपर की मंजिल पर रहती थी। वे विधवा थी। उनकी इकलौती बेटी अपने पति के साथ इलाहाबाद में रहती थी। नीचे छात्राओं को देने के लिए 3 छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। 2 कमरों के दरवाजे अंदर के गलियारे में खुलते थे। उन दोनों कमरों में भी छात्राएं रहती थी। दरवाज़ा बाहर की ओर खुलने का एक फ़ायदा यह था कि तृप्ति को किसी वजह से बाहर से आने में देर हो जाती थी तो मकान मालकिन की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तृप्ति किसी अनजाने डर से सिहर उठी। उसे लगा कोई गली का लफंगा तो नहीं। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ था। रात 10 बजे के बाद गली की ओर खुलने वाले दरवाजे को किसी ने नहीं खटखटाया था। कभी कभार बगल वाली छात्राएं कुछ पूछने के लिए साइड वाला दरवाज़ा खटखटा देती थी। उन दोनों से वह सीनियर थी, इसलिए वे भी रात में ऐसा कभी कभार ही करती थी। पर जब तृप्ति दरवाज़ा खोलो में माधुरी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो तृप्ति ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। यह माधुरी थी, उसके बगल के गांव की एक सहेली। मैट्रिक तक दोनों साथ साथ पढ़ी थी। बाद में तृप्ति बनारस आ गई थी। बीए करने के बाद बीएचयू की लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए वह एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रही थी। माधुरी बगल के कस्बे में ही एक कॉलेज से बीए करने के बाद घर बैठी थी। पिता उसकी शादी करने के लिए किसी नौकरी करने वाले लड़के की तलाश में थे। अरे तुम इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हो? हैरान होते हुए तृप्ति ने पूछा। बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दे। कुछ बदहवास और चिंतित माधुरी आते ही बेड पर बैठ गई। एक गिलास पानी तो ला, बहुत प्यास लगी है, माधुरी ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह दौड़ कर आई थी। तृप्ति ने मटके से पानी निकालकर उसे देते हुए कहा, गलियां अभी पूरी तरह सुनसान नहीं हुई हैं, वरना अब तक तो इस गली में कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। फिर उसने माधुरी की ओर एक प्लेट में बेसन का लड्डू बढ़ाते हुए कहा, पहले कुछ खा ले, फिर पानी पीना। लगता है तुम दौड़ कर आ रही हो। माधुरी ने लड्डू खाते हुए कहा, इतनी संकरी गली में कमरा लिया है कि तुम्हारे यहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता। या तो मैं पिछले महीने ही आई थी, इसलिए भूली नहीं, वरना जाने इतनी रात को अब तक कहाँ भटकती रहती। पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती थी, पर अगल बगल में कोई ढंग का मिल नहीं रहा था। महंगा भी बहुत था, या बहुत सस्ते में मिल गया। यहाँ बहुत शांति रहती है, इसलिए इम्तिहान की तैयारी के लिए सही लगा, बस आ गई। अगर मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाता है तो आगे से वहीं हॉस्टल में रहूँगी। अच्छा, अब तो बता कैसे आई हो? इतना बड़ा बैग, लगता है काफ़ी सामान भर कर रखा है इसमें। कहीं जाने का प्लान है क्या? तृप्ति ने पूछा। हाँ, बताती हूँ, अब एक कप चाय तो पिला, माधुरी बोली। खाना खाया है या बनाऊँ? लेकिन तुमने खाना कहाँ से खाया होगा? घर से सीधे आ रही हो, या खाना तो नहीं खाया है? मौका ही नहीं मिला। लेकिन रास्ते में
एक दुकान से ब्रेड ले ली थी। अब इतनी रात को खाने की चिंता छोड़ो, ब्रेड चाय से काम चला लूँगी मैं, माधुरी ने कहा। चाय और ब्रेड खाने के बाद माधुरी की थकान तो मिट गई थी, पर उसके चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। माधुरी बोली, तृप्ति, तुम्हें याद है जब हम लोग 9वीं जमात में थे तब सौरभ नाम का एक लड़का 10वीं जमात में पढ़ता था? वही लंबी नाक वाला, गोरा सुंदर, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। हाँ, जिसके पीछे कई लड़कियां भागती थीं और जिसके पिता की गहनों की मार्केट में बड़ी सी दुकान थी। तृप्ति ने याद करते हुए कहा, हाँ वही। पर बात क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? वही तो मैं बता रही हूँ। वह 2 बार मैट्रिक में फेल हुआ था, तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा कर दुकान पर बैठा दिया। पिछले साल भैया की शादी थी। माँ भाभी के लिए गहनों के लिए ऑर्डर देने जाने लगी तो साथ में मुझे भी ले लिया। मैं गहनों में बहुत कांट छांट कर रही थी, इसलिए उसके पिता ने गहने दिखाने के लिए सौरभ को लगा दिया। तभी उसने मुझसे पूछा था, तुम माधुरी हो ना? मैंने कहा था हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? उसने बताया, भूल गई क्या? हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़ते थे। मैं उसे पहचानती तो थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बन रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा तो शर्म से मेरी आंखें झुक गईं। उस दिन गहनों के ऑर्डर देकर हम लोग घर चले आए। फिर 1 हफ्ते बाद माँ के साथ मैं भी गहने लेने दुकान पर गई। माँ ने मुझसे कहा था, दुकानदार का बेटा तुम्हारा परिचित है, तो दाम में कुछ छूट करा देना। मैंने कहा था, अच्छा माँ, मैं उससे बोल दूंगी। पर दाम उसके पिताजी ने लगाए। उसने पिता से कहा तो कुछ कम हो गया। घर जाने पर मालूम हुआ कि भाभी के लिए जो सोने की अंगूठी खरीदी गई थी वह नाप में छोटी थी। माँ बोली, माधुरी, कल अंगूठी ले जाकर बदलवा देना, मुझे मौका नहीं मिलेगा, कल कुछ लोग आने वाले हैं। मैं दूसरे दिन जब दुकान पर पहुंची तो सौरभ के पिताजी नहीं थे। मुझे देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, आओ माधुरी बैठो, आज क्या ऑर्डर करना है? मैंने कहा था, कुछ नहीं, बस यह अंगूठी बदलवानी है, भाभी की उंगली में नहीं आएगी, नाप में बहुत छोटी है। वह बोला था, कोई बात नहीं, इसे तुम रख लो, भाभी के लिए मैं दूसरी दे देता हूँ। मैंने छेड़ते हुए कहा था, बड़े आए देने वाले, दाम तो कम कर नहीं सकते, मुफ्त में देने चले हो। यह सुनकर उसने कहा था, कल पिताजी मालिक थे, आज मैं हूँ, आज मेरा ऑर्डर चलेगा। सचमुच ही उसने वही किया जो कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अंगूठी वापस नहीं ली। भाभी के नाप की वैसी ही दूसरी अंगूठी भी दे दी। मैंने डरते डरते कहा था, इसको वापस लेने से इनकार कर दिया। माँ, यह सुनकर माँ ने कठोर आवाज़ में पूछा था, किसने? उस छोकरे ने या उसके बाप ने? मैंने कहा था, उसके पिताजी नहीं थे, आज वही था। माँ ने कहा था, अंगूठी निकाल दे, कल मैं लौटा आऊँगी। बेवकूफ़ लड़की, तुम जानती नहीं, या सुनार का छोकरा तुझ पर चारा डाल रहा है, उसकी मंशा ठीक नहीं है, अब आगे से उसकी दुकान पर मत जाना। माँ की बात मुझे बिल्कुल नहीं सुहाई। पिछली बार जब मैं उसकी दुकान पर गई थी तब तो दाम कम कराने के लिए उसी से पैरवी करवा रही थी। अब जब इतना बड़ा उपहार अपनी इच्छा से दिया तो नखरे कर रही है। सच कहूँ तृप्ति, माँ के इस बर्ताव से मेरा सौरभ के प्रति और झुकाव बढ़ गया। उस दिन के बाद से मैं उसकी दुकान पर जाने का
बहाना ढूंढने लगी। एक दिन मौका मिल ही गया। बड़े वाले जीजाजी घर आए थे। माँ ने जब भाभी के लिए खरीदे गए गहनों को दिखाया तो वे बोले, सुनार ने वाजिब दाम लगाया है, मुझे भी उपहार में देने के लिए एक अंगूठी की ज़रूरत है। सलहज की उंगली का नाप आपके पास है ही, इससे थोड़ी अलग डिज़ाइन की अंगूठी मैं भी उसी दुकान से ले लेता हूँ। माँ ने कहा था माधुरी साथ चली जाएगी, दुकानदार का लड़का इसका परिचित है, कुछ छूट भी कर देगा। माँ ने अंगूठी लौटाने वाली बात को जानबूझकर छिपा लिया था। वे नहीं चाहती थी कि मुझ पर किसी तरह का आरोप लगे। मेरी शादी के लिए बाबूजी किसी नौकरी वाले लड़के की तलाश में थे। दूसरे दिन जीजाजी के साथ जब मैं उसकी दुकान पर पहुंची तब सौरभ किसी औरत को अंगूठी दिखा रहा था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराया और बैठने के लिए इशारा किया। जब जीजाजी ने अंगूठी दिखाने को कहा तो उसके पिताजी ने उसी की ओर इशारा कर दिया। तभी कोई फोन आया और उसके पिताजी बोले, 2-3 घंटे के लिए मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये लोग पुराने ग्राहक हैं, इनका ध्यान रखना। यह सुनकर सौरभ के चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। वह बोला, जी बाबूजी, मैं सब संभाल लूँगा। जीजाजी ने एक अंगूठी पसंद की और उसका दाम पूछा। मैंने कहा, मेरे जीजाजी हैं। मेरा इशारा समझकर सौरभ ने कहा, फिर तो जो आप दे दें मुझे मंजूर होगा। जीजाजी ने बहुत कहा, लेकिन वह एक ही रट लगाए रहा, आप जो देंगे ले लूँगा। आप लोग पुराने ग्राहक हैं, आप लोगों से क्या मोल भाव करना है। जीजाजी धर्म संकट में थे। उन्होंने अपना डेबिट कार्ड बढ़ाते हुए कहा, अब मैं भी मोल भाव नहीं करूँगा, आप जो दाम भर देंगे स्वीकार कर लूँगा। खैर, जीजाजी ने जो सोचा था उससे कम दाम उसने लगाए। उसने हम लोगों के लिए मिठाई मंगाई और जब जीजाजी मुंह धोने वॉश बेसिन की ओर गए तो वही पुरानी अंगूठी मुझे जबरन थमाते हुए कहा था, अब फिर ना लौटाना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। जीजाजी देख ना ले इसलिए मैंने उस अंगूठी को लेकर छिपा लिया। उस दिन के बाद हम दोनों मौका निकालकर चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे। सौरभ से मालूम हुआ कि उसके पिताजी ने पिछले साल उसकी शादी एक अमीर लड़की से दहेज के लालच में करा दी थी। लड़की तो सुंदर है लेकिन गूंगी बहरी है। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। माँ का देहांत हो चुका है। पिता ने अपनी जायदाद लड़की के नाम कर दी है। शहर में एक 3 मंजिला मकान भी उसी के नाम से है। उस मकान से हर महीने अच्छा किराया मिलता है। रुपया पैसा उसी के अकाउंट में जमा होता है। पिताजी ने भी गहनों की यह दुकान उसके नाम कर दी है। तृप्ति, सौरभ मुझ पर इतना पैसा खर्च करने लगा कि मैं उसी की होकर रह गई। यानी तुमने अपना जिस्म भी उसे सौंप दिया? तृप्ति ने हैरान होते हुए पूछा। क्या करती? कई बार हम लोग होटल में मिले। कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं सुबह निकलती और उसके बुक कराए होटल में पहुंच जाती। शुरू में तो काफ़ी हिचकिचाई, पर बाद में उसके आग्रह के आगे झुक गई। फिर? तृप्ति ने पूछा। फिर क्या? मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा। और तुम्हें विश्वास हो गया? उसने शपथ लेकर कहा है। मुझे विश्वास है कि वह धोखा नहीं देगा। अब बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई हो? तृप्ति ने
उत्सुकता से पूछा। 1 हफ्ता पहले जीजाजी आए थे। उन्होंने बाबूजी के सामने एक लड़के का प्रस्ताव रखा था। लड़का एक सरकारी दफ्तर में है, लेकिन बचपन से ही उसका एक पैर खराब है, इसलिए लंगड़ा कर चलता है। वह मुझसे बिना दहेज की शादी करने को तैयार है। बाबूजी तैयार हो गए हैं। माँ ने विरोध किया तो कहने लगे, एक पैर ही तो खराब है, सरकारी नौकरी है, उसे कई रियायतें भी मिलेंगी। जब माँ भी तैयार हो गई तो मैंने मुंह खोला, पर उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें तो नौकरी मिली नहीं, अब मुश्किल से नौकरी वाला एक लड़का मिला है तो जबान चलाती है। लेकिन बात यह नहीं थी। किसी ने माँ के कान में डाल दिया था कि मेरा सौरभ से मिलना जुलना है। माँ को तो उसी समय शक हो गया था जब मैं अंगूठी बिना लौटाए आ गई थी। इधर सौरभ मेरे लिए कुछ ना कुछ हमेशा खरीदता रहता था। अब घर में क्या क्या छिपाती मैं, कोई ना कोई बहाना बनाती, पर माँ का शक दूर ना होता। वे भी चाहती थी कि किसी तरह जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए ताकि समाज में उनकी नाक ना कटे। माँ का मुझ पर भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने मुझे गांव से बाहर जाने की मनाही कर दी थी। उधर बाबूजी ने जीजाजी के प्रस्ताव पर हामी भर दी। लड़के ने मेरा फोटो और बायोडाटा देखकर शादी करने का फैसला मुझ पर छोड़ दिया। बिना मुझसे सलाह लिए माँ बाबूजी ने अगले महीने मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। माँ बाबूजी का यह रवैया मुझे नागवार लगा, इसलिए मैं सौरभ से इस संबंध में बात करना चाहती थी। मैं उसके साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। बहुत मुश्किल से किसी तरह दवा लाने का बहाना करके मैं गांव से निकली। फोन पर सौरभ को सारी बातें बताईं। उसने कहा कि मैं रात में बनारस पहुंच जाऊंगा, सुबह वहीं से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। उसने रिजर्वेशन भी करा लिया है। उसका एक दोस्त वहां रहता है। मुझे दोस्त के पास रख कर वह लौट आएगा, फिर पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। ओह, तो तुम मुंबई जाने की तैयारी के आई हो? तृप्ति ने कहा। हाँ माधुरी, तुम समझदार हो, इसलिए तुमको मैं समझा तो नहीं सकती। और फिर अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक सभी को है, पर हम आपस में इस बारे में बात तो कर ही सकते हैं जिससे सही दिशा मिल सके और तुम समझ पाओ कि जाने अनजाने में तुमसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो रहा है। बोल तृप्ति, समय कम है, मुझे सुबह निकलना भी है। या तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। माधुरी की चिंता उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अच्छा माधुरी, सौरभ के पिता से गहनों की कीमत में छूट कराने के लिए तुम्हें सौरभ से कहना पड़ा था ना? हाँ, सौरभ से तुम्हारी जान पहचान भी नहीं थी, सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे साथ सौरभ भी एक ही स्कूल में पढ़ता था। हाँ, सौरभ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। काफ़ी सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में था, जिसे खर्चने के लिए उसे अपने पिता की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। यह भी सही है, सौरभ की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। गूंगी बहरी होने के चलते अपनी पत्नी को वह पसंद नहीं करता था। कहीं ना कहीं उसके मन में किसी दूसरी सुंदर लड़की की चाह थी। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, कई बार उसने ऐसा कहा था, लेकिन तुम जीरा बहुत अच्छा कर लेती हो। देखना, तुम अच्छी वकील बनोगी। वह खुद जवान और सुंदर है और तुम भी उसकी सुंदरता की ओर
खींचने लगी थी। यह भी सही है। फिर अब तो तुम मानोगी कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शारीरिक सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही थी और पहली ही झलक में उसने तुम में अपनी हवस पूरी की इच्छा की भावना तलाश ली होगी। और जब तुमने उसके सोने की महंगी अंगूठी स्वीकार कर ली तब वह पक्का हो गया कि अब तुम उसके जाल में आसानी से फंस सकती हो। फिर वही हुआ। अपने पैसे का उसने भरपूर इस्तेमाल किया और तुम पर बेतहाशा खर्च किया, जिसके नीचे तुम्हारा विवेक भी मर गया। तुम्हारी समझ कुंठित हो गई और तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धन गवा दिया, जिसे कुंवारापन कहते हैं। माधुरी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। बोल तृप्ति, बोल, अपने मन की बात खुलकर मेरे सामने रख। माधुरी उत्सुकता से उसकी बातें सुन रही थी। माधुरी, अब जिस सेक्स सुख के लिए मर्द शादी तक इंतज़ार करता है वही उसे उसके पहले ही मिल जाए और उसे यह विश्वास हो जाए कि अपने पैसों से तुम्हारी जैसी लड़कियों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वह अपनी पत्नी को तलाक देने और दूसरे से शादी करने का झंझट क्यों मोल लेगा। फिर वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी पत्नी की बदौलत ही उसके पास इतनी दौलत है और उसे तलाक देते ही उसको इस जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा। मुकदमे का झंझट होगा सो अलग। मुझे तो लगता है तुम किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाली हो। तुमसे उसका मन भर गया है। अब वह तुम्हें अपने दोस्त को सौंपना चाहता है। नहीं नहीं, अचानक माधुरी के मुंह से चीख सी निकली। पर इस सब में केवल सौरभ ही कसूरवार नहीं है, तुम भी हो। तुमने क्या सोचकर अंगूठी अपने जीजाजी और माँ से छिपाई? जीजाजी के सामने ही क्यों नहीं कहा कि सौरभ यह अंगूठी तुम्हें उपहार में दे रहा है? माँ को भी क्यों नहीं बताया कि लाख मना करने पर भी सौरभ ने अंगूठी नहीं ली? अगर तुमने ऐसा किया होता तो फिर सौरभ समझ जाता कि उसने गलत जगह अपनी गोटी डाली है और वह आगे बात ना बढ़ाता। जवानी और पैसे के लालच में तुम्हारी मति मारी गई थी। तुम गलत को सही और सही को गलत समझने लगी थी। तुम्हारी माँ गहनों में छूट चाहती थी। हर ग्राहक की चाहत सस्ता खरीदने की होती है। उनकी भी थी, लेकिन वे नाजायज कुछ नहीं चाहती थी। उन्होंने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उनको सौरभ की अंगूठी देने के पीछे की मंशा पता चल गई थी, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी। अब तुम्हारी शादी जिस लड़के से तय हुई है, तुम उससे बात करती, उसके स्वभाव, व्यवहार और चरित्र का पता लगाती। अगर पसंद नहीं आता तो साफ इनकार कर देती। यह एक सही कदम होता। इसके लिए कई लोग तुम्हारी मदद में आगे आ जाते। तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहता और मनोबल भी ऊंचा रहता। माधुरी बोली, एक गिलास पानी पिला तृप्ति। अब मैं सब समझ गई हूँ। कल घर लौट जाऊंगी, माँ से बोल दूंगी। आगे की पढ़ाई के लिए समझने में तृप्ति के पास आई थी। माँ पूछेगी तो तुम भी यही कह देना। तृप्ति ने कहा, कल सुबह मैं चाची को फ़ोन करके बता दूंगी। सौरभ को अभी तुम बोल दो, अभी वह भी सोया ना होगा, बनारस आने की तैयारी में लगा होगा। उससे कहो कि मैं अब गांव लौट रही हूँ। माँ बाबूजी का दिल दुखाना नहीं चाहती। तुम्हारा घर तोड़कर किसी की आह नहीं लेना चाहती। मुझे पूरा भरोसा है कि सौरभ खुश होगा कि बला उसके सिर से टलेगी। तृप्ति ने सच ही कहा था। सौरभ अभी जाग रहा था
और थोड़ी देर पहले ही मुंबई वाले अपने दोस्त से कहा था, यार अब इस बला को तुम संभालो, वह सुंदर है, खर्च करोगे तो तुम्हारी हो जाएगी। जब मन भर जाएगा तो कुछ देकर उसके गांव वाली ट्रेन पर बिठा देना। अब मुझे एक दूसरी मिल गई है। सौरभ ने एक छोटा सा जवाब दिया था, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं रिजर्वेशन कैंसिल करा देता हूँ। माधुरी का मन अब हल्का था। तृप्ति, अब एक काम और कर दे, कल क्यों आज ही घर में फ़ोन कर दे। अभी रात के 12 बजे हैं, माँ बाबूजी बहुत चिंतित होंगे। मैं चुपके से यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, बोलती हूँ। तृप्ति माधुरी की माँ को समझा रही थी। चिंता ना करें आंटी जी, माधुरी मेरे पास आ गई है। वह आगे पढ़ना चाहती है। आपने उसको घर से निकलने पर बंदिश लगा दी थी ना, इसलिए हाँ, उसे बता कर निकलना चाहिए था। अच्छा, प्रणाम। माधुरी सो गई है, कल सुबह बात कर लेगी। फ़ोन कट गया। माधुरी को अपने किए पर पछतावा तो था, पर आगे साजिश में फंसने से बच जाने की खुशी भी थी। साथ ही अपनी सहेली तृप्ति पर गर्व भी था। दोनों सहेलियां बात करते करते सो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।